सबसे बड़ी बात आज की इस क्लास की हमें जरूरत क्या है? सबसे बड़ी बात, आप अक्सर मुझसे कहते हैं कि सर मैं देर तक पढ़ना चाहता हूं पर नहीं पढ़ पा रहा हूं या कोई भी दिक्कत हो रही है। मैं चाहता हूं, मैं खूब पढ़ता हूं सर, पर देर तक याद नहीं रख पाता। ये आपकी ही प्रॉब्लम है। जो मेरे पास क्वेश्चन आया सर मुझे उत्तर मालूम है, मुझे पता है कि सर आप ये जो पूछ रहे हैं उसका क्वेश्चन का आंसर मुझे मालूम है, लेकिन क्या लिखूं ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या आपको भी इस तरह की कोई दिक्कतें होती हैं कि सर पढ़ना चाहता हूं, देर तक मन करता है कि सर वो टॉपर 12 घंटे पढ़ता था, मैं भी 12 घंटे पढ़ूं, लेकिन कोई चीज़ है जो मुझे रोक रही है, मैं नहीं कर पाता हूं, मैं आउटपुट नहीं दे पाता हूं। सर मैं पढ़ लेता हूं लेकिन मुझे याद नहीं रहता है चीजें, मुझे इमेजिनेशन नहीं आ पाती है। सर मुझे उत्तर बात मालूम होता है, विचार है मेरे दिमाग में, लेकिन उसको कैसे कॉपी पे लेकर आना है वो हमें समझ में नहीं आता। क्या आप में से कई लोगों को ये समस्या होती है? अगर ये है तो आज आपकी क्लास, जो ये मैं क्लास लेने जा रहा हूं, वो सभी आपके लिए है। राइट, तो चले हम लोग तैयार हो जाएं, हम लोग इस पर जो है वो अपनी चर्चा शुरू करें। नेक्स्ट मूव ऑन। आखिर ऐसा होता क्यों है? ठीक है कि आपका टीचर, मैं एनसीईआरटी क्लासेस में, कॉन्सेप्टल क्लासेस में बिल्कुल डेप्थ में जाकर एक एक शब्द बिना पूछे एक एक शब्द बताने की कोशिश करता हूं। उसके बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि जो क्लास में बच्चे हैं, कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बच्चे परफॉर्मेंस से बहुत दूर हो जाते हैं। सेम टाइम है, सेम टीचर उनके लिए। उसके पीछे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? पढ़ी हुई चीज आप जो है डिलीवर क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पैरों में मैं एक भारी जंजीर बांध दूं या जो है भारी जो है वजन बांध दूं और मैं आपसे कहूं कि दौड़ो, क्या आप दौड़ पाएंगे? क्या आप रनिंग कर पाएंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पैरों में एक जंजीर बांध देता हूं, भारी भरकम जो है पत्थर या लोहे का गोला बांध देता हूं और आपसे कहूं कि आप तेजी से दौड़िए, क्या पॉसिबल है आप दौड़ पाएंगे? क्या पॉसिबल है कि आप तेजी से दौड़ पाएंगे? नहीं ना, आप गिर जाएंगे या आपकी गति बहुत धीमी हो जाएगी, आप उसको घसीटते हुए आगे लेके जाएंगे, लेकिन आप कभी भी तेजी से दौड़ नहीं पाएंगे। क्लियर है? राइट, यहां एग्री करते हैं आप कि ये बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए इस तरह से दौड़ना। तो अगर ये चीज आप जानते हैं तो अब जरा मैं आपको बताता हूं कि जो आप देर तक पढ़ना चाहते हैं क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, आप याद रखना चाहते हैं तो क्यों नहीं याद रख पाते। आपका ब्रेन कमजोर नहीं है, इसको कमजोर मत कहिए। कई बच्चों ने कहा कि सर मुझे, मेरा लगता है मेरा दिमाग कमजोर है। नहीं कमजोर है, बिलीव करिए, ईश्वर ने आपको बेस्ट चीजें दी हैं, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम और है जिस पर आप बात नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं और वो बात यह है कि मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, जो यहां पर पैर का सिंबल है वो आपका ब्रेन है, और हमारे ब्रेन के साथ ढेर सारे, हमारे माइंड में ढेर सारा वजन होता है। तो जैसे अगर आप ये मानते हैं कि अगर इसके पैरों में जंजीर बंधी हो तो ये दौड़ नहीं सकता, ठीक है, या ये भाग नहीं सकता, ठीक है, तेजी से, जिस तरह से कंपटीशन में हमें भागना होता है, तो उसी तरह इसको आप अपना ब्रेन मानिए कि ये मेरा ब्रेन है और हमारे ही माइंड के अंदर जो ढेर सारी चीजें चलती हैं वो सभी उसकी जंजीर हैं। इस जंजीर को मैंने सिंबलाइज किया है जैसे आपके थॉट्स, ढेर सारे थॉट्स आ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, टुन्ने से एक मैसेज हुआ, ओहो वो सोशल मीडिया पे चले गए, ठीक है, दिमाग कुछ और सोचने लगा, यार आईएएस बन के हम क्या करेंगे, दिन भर ख्याली पुलाव में शेख चिल्ली बने घूम रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, थॉट्स आपके ढेर सारे आ रहे हैं, आप थॉट्स को कवर ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसको जो है ट्रैंकुल नहीं कर पा रहे हो, आप अपने जो है थॉट्स को कट करना नहीं जानते कि मुझे अपने थॉट्स को कैसे कट करना है, आ रहे हैं और हर थॉट के पीछे पीछे आप भाग रहे हो। किताब ऐसे सामने खुली हुई है और आपका दिमाग कहीं और है। होता है? अगर होता है तो बताइए ऐसा होता है। दूसरा एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड का मतलब यहां पर क्या होता है, थॉट्स एटीट्यूड। यार लोग कह रहे थे कि यार वो हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता यार, कोई इसमें अच्छा निकलता नहीं है यार, बहुत एक टफ एग्जाम है यार। लोग कह रहे थे वो फर्स्ट टाइम में प्री नहीं निकलता है, तो अभी फर्स्ट टाइम जब प्री नहीं निकलता तो मुझे फर्स्ट टाइम में इतना सीरियस होने की जरूरत क्या है। दीज आर द एटीट्यूड्स, ठीक है। या ओहो बहुत टफ एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम है, हर समय आप टेंशन में, हर समय, कल जो मैंने आपको बताया था, हर समय प्रेशर में, मुंह बना के जो रहना, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं किसी से बोलूंगा नहीं, क्योंकि क्या है, मैं आईएएस का एग्जाम दे रहा हूं। तो आपने एटीट्यूड उस तरह बना लिया कि बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक एग्जाम है, तो ये आपका एटीट्यूड होता है। तो इसमें क्या होता है, आप अपने दिमाग को डरा रहे हैं, आपके दिमाग को क्या होगा, ढेर सारे जो है वो डर, फियर को बिठा रहे हैं। अगला है प्री लोडेड मिस इन्फॉर्मेशंस। प्री लोडेड मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमारे दिमाग में बहुत ढेर सारी पहले से ही समाज मिस इन्फॉर्मेशन, इसको मैं गलत सूचनाएं कहता हूं। जैसे अरे हिंदी वाले का, तुम्हारे पिता किसान है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, अरे वो फलाना जो है वो तुम जो है हिंदी माध्यम से पढ़े हो, तुम्हारा नहीं होगा, तुम तो सरकारी स्कूल से पढ़े हो, तुम्हारा नहीं होगा, आईएएस में तो बहुत किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तो भैया मेरा नहीं होगा। खुद भी आप अपने आप से एक्सेप्ट कर लेते हो। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ भरी हुई कि भाई एक 4-5 साल से पहले किसी का प्री में सिलेक्शन ही नहीं होता, तो ये भी क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप ढेर सारी मिस इन्फॉर्मेशन भर के चले आते हो कि एक एक किताब जब तक नई और पुरानी दोनों एनसीईआरटी नहीं रट लेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सो दीज आर कहते हैं प्री लोडेड मिस इन्फॉर्मेशन। इसको पूर्व जो है वो गलत सूचनाएं आपके दिमाग में बैठी हुई हैं, आप इनके साथ यहां पहुंचते हो तैयारी करने के लिए, राइट। अगला
पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, आप कभी किसी एग्जाम में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, आपके साथ जीवन में कुछ गलत घटित हो गया, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस भी हमारे दिमाग में रहते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर होता है फियर फैक्टर, यानी डर जो हमारे साथ बैठा होता है वो बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये डर भी जो है हमेशा हमें क्या करता है, डराता है। तो अगर मैं इसको सिंबलाइज करूं तो ये हमने अपने दिमाग में इतनी चीजों को बांध दिया है, इतनी चीजों के साथ उसको रोक दिया, स्टक कर दिया है कि अब हम दौड़े, हमारा ब्रेन चलेगा कहां से। तो यहां पर क्या होगा, ये है आपका एक्चुअल पिक्चर, आपके माइंड की जो स्थिति है, आपके ब्रेन की जो स्थिति वो ये है, ठीक है। और आपके साथ ये जो भी ढेर सारे थॉट्स हैं, ठीक है, आप सबके बारे में सोच रहे हो, अपने लव अफेयर के बारे में सोच रहे हो, अपने लवासना अफेयर के बारे में सब कुछ सोचना शुरू कर दिया। आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं यार क्या जरूरत इतना सीरियस हो गए पढ़ने की, या बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं तो पता चला हंसना जो बात करना भूल गए। पहले से ढेर सारे समाज में लोगों ने ढेर सारा तुम्हारे दिमाग में गुप्त ज्ञान जो है भर रखा है कि भैया ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। लोग यहाँ आते हैं, मैं सुनता हूँ 35 किताब, सर वो बता रहे थे भैया 35 किताब पढ़नी पड़ती है इतिहास की खाली। मैंने कहा अच्छा इतिहास की 35 तो भूगोल की भी 35 होगी, तो पता चला तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा किताब पढ़ते पढ़ते। फिर उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंस, हम कई बार पास्ट एक्सपीरियंस से निकल ही नहीं पाते, हम दूसरों के एक्सपीरियंस को अपना बना लेते हैं। सर वो कह रहे थे कि मैं 4 साल मुखर्जी नगर में रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो तो तेरा भी नहीं होगा, तो हम भी मान लेते हैं कि उसका जो एक्सपीरियंस रहा, अरे जो उसने गलती की है उसको नहीं पता था सही तैयारी कैसे करनी है, वो तुम्हें भी बाईपास करके चला गया, तुम्हें भी दे गया, तुम उसको लेके ढो रहे हो। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर होती, मानते हो ये ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो हम अब दौड़ कहां से पाएंगे? तुम मुझे बताओ, क्या स्थिति में तुम्हारा दिमाग वास्तव में देर तक पढ़ पाएगा? क्या तुम्हारा दिमाग वास्तव में जो है वो नई नई चीजों को एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो जो पढ़ी गई चीजों को प्रॉपर्ली डिलीवर कर पाएगा? क्योंकि पहले से तुम्हारे दिमाग में इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या प्री लोडेड है, पहले से ही भरी हुई है, राइट? तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है और अपने दिमाग को ट्रैंक्विल, शांत कैसे किया जा सकता है, हम ये समझते हैं। चलिए इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं मेंटल स्टेट्स के बारे में बात करता हूं। पढ़ाई हमारे जो ये शरीर नहीं पढ़ता है, ये ब्रेन पढ़ता है। इस ब्रेन की अवस्था को समझना पड़ेगा कि ये ब्रेन किस अवस्था में, जब तक तुम इसको नहीं समझोगे तब तक तुम नहीं समझ पाओगे ट्रैंक्विलिटी क्या होती है, हम शांत कैसे कर सकते हैं और अपने दिमाग को ये पीछे की जितनी भी ये चीजें हैं, ठीक है, जब आप किताब लेकर बैठे, जब आप अपनी मेज कुर्सी पर बैठे, तो ये चीजें तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो क्या करेंगी, ये दिमाग के अंदर जो है वो तुम्हारे दौड़ने की गति को रोक देंगी। 4 लाइनें पढ़ोगे फिर कहीं और पहुंच जाओगे, फिर कुछ पढ़ोगे फिर कहीं और पहुंच जाओगे। ऐसा होता होगा तुम्हारे साथ, 1 घंटे किताब लेके बैठे हुए, दिमाग में 50 चीजें। एक दिन अपने आप को जो है वो लिख के देखना अपनी डायरी को है कि आप देखोगे 50 से चीजें जो है वो तुम्हारे आसपास चल रही हैं। तो हमें इससे छुटकारा पाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब कैसे होगा ये हम समझते हैं, राइट? हमारा जो ब्रेन वेव्स होती है वो हमारी 4 तरह की ब्रेन वेव्स होती हैं, जो तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। अपने दिमाग को ट्रैंक्विल कर सकते हैं और विद इन 10 मिनट्स कर सकते हैं यार। हम अगर 1 घंटे का सेशन ले रहे हैं, 10 मिनट के अंदर अपना दिमाग शांत कर सकते हैं पढ़ने के लिए, और हमारा जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा निकल कर आ सकता है। आज मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश करता हूं ब्रेन वेव्स कैसे काम करती है। पहला हमारा जो मेंटल स्टेज होता है, मेंटल स्टेजेस में अगर हम बात करें तो हमारे चरण कौन कौन से, तो पहला हमारा जो सेगमेंट होता है उसको हम लोग बीटा बोलते हैं। दिस इज नॉट बीटा ब्रेन वेव्स, दिस इज अवर बीटा ब्रेन वेव्स। हम में से ज्यादातर लोग इसमें जो है वो बहुत हायर फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। दिस अ वेरी हायर फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, ये बहुत हायर फ्रीक्वेंसी के साथ काम करता है और 14 से 50 साइकिल पर सेकंड तक ये पहुंच जाता है, ठीक है। जनरली 14 से 28 साइकिल्स पर सेकंड होती है, लेकिन अगर आप गुस्से में हो, आप बहुत आवेग में हो, बहुत उत्तेजना में हो, आप क्रोध में हो, गालियां दे रहे हो किसी को या इस तरह की चीजों में हो, तो आप क्या होगा कि आपकी जो साइकिल्स होती है बहुत बढ़ जाती हैं। जब ये फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन रिटेंशन करने की क्षमता, यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन को आपको ग्रहण करने की क्षमता है, आप चाहते हैं कोई पढ़ी हुई चीज याद हो मुझे, देर तक मेरी मेमोरी में टिके, लंबे समय तक टिके, वो अगर आप चाह रहे हैं तो वो आपके साथ नहीं हो पाता यहां पे, राइट? तो आप जो ज्यादातर समय, अगर ट्रेन नहीं है तो हम ज्यादातर समय इसी अवस्था में रहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हम जो जनरल बातचीत कर रहे हैं, तो हम ज्यादातर इसी समय अवस्था में रहते हैं। ये जनरल कंडीशन ऑफ द ब्रेन होती है, सामान्य अवस्था मानी जाती है कि इसी अवस्था में ब्रेन जो है वो रहता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि हम उसमें इंफॉर्मेशंस बहुत कम ले पाते हैं। हम अगर गुस्से में किसी चीज को कोई बोले, हम दिन भर कितनी बातें करते हैं, क्या हमें सारी बातें याद रहती? नहीं याद रहती हैं, ठीक है। हम उसमें से केवल कुछ बातें ही हमारे काम की रह जाती हैं। हम क्या होता है, जो हमारा अनट्रेन्ड स्टूडेंट होता है, जो ढेर सारी चीजों के साथ, इसी में हमारा भय, इसी में हमारा गुस्सा, हमारे थॉट्स, हमारी नफरत, पीछे जो कही गई बातें, यादें, सब कुछ इसी अवस्था में होता है। तो होता क्या है, हम इसी अवस्था में पढ़ने बैठ जाते हैं,
ठीक है, हमें लगता है अरे चलो 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 अब पढ़ने का टाइम हो गया है, मेरा अभी जो है वो 6 से जो है 7 बजे का स्लॉट है, जो हम 6 से 7 पढ़ने बैठ जा रहे हैं। आप इसी ब्रेन वेव्स में पढ़ने बैठ गए। अब हुआ क्या कि ये बहुत शॉर्टर ब्रेन, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है ब्रेन वेव्स की, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत कम आती है। इंफॉर्मेशन, अब आप पढ़ रहे हैं, किताब खुली हुई है, आप पढ़ते टाइप प्रतीत हो रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, यू लुक लाइक यू आर रीडिंग समथिंग और यू आर स्टडिंग समथिंग, बट वहां पर इंफॉर्मेशन जो तुम्हारी टेंशन है वो बहुत कम हो जाती है। तो आप क्या कहते हैं, सर मैंने पढ़ा था मैं भूल गया, ठीक है, सर मैंने जो पढ़ा था मैं उसके आंसर नहीं लिख पा रहा हूं, सर मैं ज्यादा देर तक जो रुकी नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें ढेर सारी क्या होगी, इंफॉर्मेशन है, इसमें आपका गुस्सा, आपकी घृणा, आपका प्यार, मोहब्बत, सोच, उत्तेजना, सब कुछ यहां चल रहा होगा, और कोई भी विचार आपको कहीं भी लेकर चला जाएगा। तो भैया पता चला कि 1 घंटा पढ़ने बैठे थे और मुश्किल से 10 से 15 मिनट पढ़ पाए, बाकी टाइम तो शेख चिल्ली की तरह सपनों के पीछे भागते रहे, तो आउटपुट आपका कभी भी आपके साथ नहीं आएगा। ये लगातार जो है वो बहुत दिक्कत होती चली जाती है। तो ये हमारा पहला हो गया बीटा ब्रेन वेव्स, और मोस्टली हम इसी जो है अवस्था में रहते हैं मोस्टली। अब हमें इसको चेंज करेंगे, तो हमारे स्टूडेंट अगर इस अवस्था में पढ़ने बैठ गए तो आउटपुट उनका बहुत कम होगा, मतलब हाईली जो है वो अगर देखा जाए 40% या 50% भी उनका आउटपुट नहीं निकल कर आता, विच इज अ वेरी बैड आउटपुट। यानी आप 1 घंटा पढ़ रहे हो और आधे घंटे के बराबर भी आपको आउटपुट नहीं दे रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी ब्रेन वेव्स को समझना पड़ेगा। सेकंड हमारी होती है अल्फा ब्रेन वेव्स। अल्फा ब्रेन वेव्स वो अवस्था होती है जहां पर हमारी साइकिल 8 से 13 साइकिल्स पर सेकंड हमारी चल रही होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 8 से 13 साइकिल्स पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, यानी ब्रेन वेव स्लो होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसको हम लोग स्टेट ऑफ काम भी कहते हैं, यानी कि जो है शांत होने की अवस्था। शांत होने की अवस्था, ब्रेन वेव्स जो होती हैं उनकी साइकिल्स जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी जैसे ही कम होती है इंफॉर्मेशन रिटेंशन यानी कि सूचनाओं को ग्रहण करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अब अगर हम इस माध्यम से चलें, अगर हम इस बात को समझें, तो यहां पर क्या होता है, इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो काफी हद तक हमें मिलनी शुरू हो जाती है। माना जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मिनिमम इस अवस्था में रहें। स्टूडेंट्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आप पढ़ें तो देर तक आपको याद रहे, जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं वो देर तक आउटपुट आपको दे, तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन अवस्था अगर कोई चीज होती है तो वो यही अवस्था मानी जाती है, यानी अल्फा ब्रेन वेव्स। ये सेकंड, कम से कम अगर आप बीटा में पढ़ के जा रहे हैं तो आप अपने टाइम का जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे, आप अपने ब्रेन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो स्टेट ऑफ काम, यानी कि अगर आपके पास आपका दिमाग शांत नहीं है तो आप जो पढ़ेंगे वो तेजी से भूल जाएंगे, जो पढ़ेंगे उसका आउटपुट नहीं आप दे पाएंगे, वो लंबे समय तक आपकी मेमोरी में टिकेगा नहीं। तो ये सारी समस्याएं का सामना आपको जो है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, अब इसके बाद हमारा होता है थीटा ब्रेन वेव्स, ठीक है। अब थीटा ब्रेन वेव्स में हमारा क्या होता है, इसको हम लोग जागृत स्वप्न अवस्था कहते हैं, यानी कि अगर हम जैसे मेडिटेटिव स्टेट हमारी होती है, यानी जागते हुए स्वप्न देखना, ब्रेन वेव्स बहुत ही शांत हो जाती है, 4 to 7 साइकिल्स पर सेकंड तक ये पहुंच जाती है, बहुत ही डाउन साइड चली जाती है, ठीक है। इसको डीप मेडिटेशन, जब आप गहन ध्यान की अवस्था में होते हैं तो जब वहां पर ब्रेन वेव्स ली जाती है, बहुत ध्यान आपका गहरा बैठ गया है, तो वहां पर हम इसको डीप मेडिटेशन अवस्था कहते हैं। इसको इमेजिनेटिव स्टेट भी कहते हैं, जैसे टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये लोग अपने दिमाग को इसी अवस्था में रखा करते थे, ठीक है। उनका दिमाग, जो उनका ब्रेन होता था वो इसी अवस्था में रहता था, इमेजिनेशन होता था। टेस्ला के बारे में कहा जाता था कि उनकी मशीन का जो पेच है, पेच में कितने घुमाव होंगे वो पहले ही अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया करते थे, मतलब उसको एक एक राउंड, एक एक घुमाव उनको जो है मशीन बनने से पहले ही उसकी पूरी फिगर उनके दिमाग में आ जाती थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो खैर अपने दिमाग के दम पर बहुत से चमत्कार किए। तो उनका जो मस्तिष्क होता है, उनका जो ब्रेन होता है वो लगभग इसी अवस्था में पहुंच जाता है। इसको जो है वो सुपर काम स्टेज कहते हैं, डीप मेडिटेशन स्टेज कहते हैं। यहां पर कोई भी एक विचार अनवरत आपके साथ चलता रहता है, राइट। अब उस विचार में बहुत कम फ्लक्चुएशन होते हैं और आप उस थॉट में, उस इमेजिनेशन पे बहुत गहरे चले जाते हो। इसीलिए जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात आती है, ग्रेविटेशनल वेव्स की बात आती है, तो आइंस्टाइन मैथमेटिकली उसको बता जाते हैं और 100 साल लग जाते हैं दुनिया को उसको प्रयोगशाला में प्रूव करने में, जिसको दिमाग से उन्होंने इमेजिनेशन करके दुनिया को बता दिया था। तो वो जो अवस्था होती है, हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो इसी अवस्था में, दैट इज नोन एज थीटा ब्रेन वेव्स, यानी इसको जागृत स्वप्न अवस्था की अवस्था कहते हैं। और यहां ब्रेन वेव्स बहुत ही स्लोअर हो जाती है, बहुत स्लोअर ब्रेन वेव्स वहां पर चलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये एक इंटेलेक्चुअल अवस्था होती है। कहा जाता है कि व्यक्ति जब ज्ञान की प्राप्ति करता है तो इस अवस्था से होकर गुजरता है, राइट। नेक्स्ट हमारी जो चौथी अवस्था है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा ब्रेन वेव्स। डेल्टा ब्रेन वेव्स ये हायर इंटेलेक्चुअल अवस्था कहलाती है,
जब हम बहुत गहरी स्थिति में होते हैं, बहुत गहरी नींद में, जहां पर सपने भी आने हमारे बंद हो जाते हैं, तो वो डीप स्लीप स्टेज हो जाता है। इसको बीबी स्लीप भी कहते हैं। जब बच्चे जब होते हैं, जब उनके दिमाग को मैप किया गया, तो जब बच्चे सोते हैं तो इसी अवस्था में सोते हैं, ठीक है। एकदम जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, क्योंकि उनको विचारों के बारे में पता नहीं होता, उनको भय, खुशी, इन सब चीजों की ज्यादा फीलिंग नहीं होती है, तो उनके पास ढेर सारे जो है दिमाग को डिस्टर्ब करने वाले विचार नहीं होते। सपने, बुरे सपने, ये सब हमें आते हैं, वो हमारे अनुभव से निकलते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से निकलते हैं। तो यहां पर क्या होता है, वो बेबी स्लीप अवस्था की जाती है, और यहां पर ब्रेन वेव 3 साइकिल पर सेकंड से भी नीचे पहुंच जाती है, यानी वो लगभग ऐसे स्टैटिक होती चली जाती है, ठीक है, लगभग स्टैटिक होती चली जाती है। बहुत ही हल्के फ्लक्चुएशन के साथ ये अवस्था हमें मिलती है, कुछ समय के लिए अवस्था मिलती है। इसको हम लोग समाधि की अवस्था या एकाकार अवस्था कहते हैं, या बुद्धत्व की अवस्था कहते हैं। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसको जो है एनलाइटमेंट स्टेज भी कहते हैं। तो बड़े बड़े जो सेजेस, ऋषि मुनि और जो तमाम इस तरह के लोग, या वो लोग जो बहुत ही गहन ध्यान में चले जाते हैं, किसी एक विचार पर ही समस्त चीजों को, अपनी श्वास को, अपने विचार को, सबको, ब्रेन को एक ही जगह इकट्ठा कर देते हैं। एकाकार यानी आत्मा से परमात्मा का जो मिलन होता है, वो इस अवस्था को कहा जाता है। तो ये 4 अवस्थाएं जो होती हैं, वो ब्रेन वेव्स की होती हैं। खैर, मैं अभी लास्ट की 2 अवस्थाओं के बारे में आपसे बात नहीं करूंगा, ये अनुभव की चीज है। ये लगातार प्रैक्टिस, जब आप मेडिटेशन की करते हैं, जब आप लगातार अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, जब आप अपने विचारों से, निगेटिव थॉट से छूटते हैं, तो धीरे धीरे आप एकाकार की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हायर इंटेलेक्चुअल आपको जो है वो कहा जाता है, जो मास्टर्स है, वो कहते हैं कि आपको इस संसार के बाद भी जो है वो चीजें वो आपको दिखनी शुरू हो जाती है, आप अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो ये हायर बीइंग की चीजें हैं। फिलहाल अगर हम बात करेंगे, तो हमें एक बात समझ में आई कि हमें कम से कम, अगर एज ए स्टूडेंट लाइफ, हमें कम से कम अल्फा ब्रेन वेव्स को अटेन करना सीखना पड़ेगा। हम जब भी पढ़ने बैठे, हम बहुत ही सावधानी से अपने ब्रेन वेव्स को देखें। क्या हम बीटा ब्रेन वेव्स में, अल्फा ब्रेन वेव्स में? जैसे अगर आपकी सांसें तेज हैं, आप गुस्से में हैं, आप थोड़ा उत्तेजित हैं, कोई चिंता है, कोई तरह की तकलीफ हो रही है, कोई भी समस्या है, तो आप बीटा ब्रेन वेव्स में। अगर आप उस ब्रेन वेव में पढ़ने बैठ गए, तो आपका जो आउटपुट होगा वो बहुत अच्छा नहीं निकलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी बीटा ब्रेन वेव्स को एटलीस्ट अल्फा ब्रेन वेव्स में कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा, कि मेरी अल्फा ब्रेन वेव्स क्या है और ये कैसे काम करती हैं। लेट्स स्टार्ट इट। बहुत ईजी है आपके लिए, हार्डली 8 से 10 मिनट आपको लगेगा, और आप इस ब्रेन वेव को बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। और मैं आज आपको मल्टीपल मेथड्स बताऊंगा, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से कोई भी एक मेथड अपना आप अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो हम बात करते हैं हाउ टू चेंज ब्रेन वेव्स। हम अपनी ब्रेन वेव्स को कैसे बीटा से अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि अगर हम बीटा में पढ़ते हैं तो आउटपुट क्या होता है। फिर आप शिकायत करते हैं, साहब मुझे जो है देर तक याद नहीं रहा, साहब मुझे फलाना चीज जो है ऐसी रही। नहीं, आप कैसे उसको ज्यादा देर तक याद कर सकते हैं, आप इसको समझिए। तो चलिए हम यहां बात करते हैं। सबसे पहले पहला मेथड है टेल टू योर डायरी, नंबर 1, ठीक है। अब डायरी को बोल दो। डायरी एक ऐसा सेगमेंट होता है जो आपके विचारों का दर्पण होती है। जैसे आप लोग डायरी बहुत लोग नहीं लिखते हैं। जो मेरी क्लास में आपको पता है कि जो मेरे कॉन्सेप्टर के स्टूडेंट उनको डायरी लिखना मैंडेटरी है, उनको 2 पेज लिखना ही लिखना है, नहीं आओ। तो वहां पर डायरी जो होता है वो एक तरह से आपका मानसिक दर्पण होता है। इसको हम लोग जो है वो मेंटल इमेज भी कहते हैं, मिरर भी बोलते हैं। आपके दिमाग में ढेर सारे थॉट्स आ रहे हैं, वो थॉट्स फियर के भी हैं, वो थॉट्स आपके एंगर के भी हैं, लव के भी हैं, किसी के भी आपके थॉट्स हैं। आपको उनको अपने सामने लेकर आना पड़ेगा। कभी भी आप प्रैक्टिकल करिए, जब आप बहुत एजिटेटेड है, बहुत परेशान है, आप डायरी लिखना शुरू करिए। आप 2 पेज खत्म होते होते आपके बहुत से थॉट ट्रैंक्विल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो पहला अवस्था जिनको राइटिंग की अच्छी आदत है, जो जैसे मुझे बहुत एजिटेशन होती है, तो मैं तुरंत अगर मेडिटेशन में बैठूं तो ध्यान नहीं लगता है, ठीक है। बहुत सी दिमाग में बातें चले, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया ऐसा, दिमाग में कई चीजें चलती हैं। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली मेडिटेशन में बैठने से पहले मैं डायरी लिखता हूं, ठीक है। अगर उसको लिखना शुरू करूंगा, 8-10 जो है वो मिनट लगा, दूसरे पेज तक पहुंचते पहुंचते दिमाग धीरे धीरे बहुत शांत होने लगता है, और आश्चर्यजनक रूप से दिमाग पॉजिटिव आउटपुट देना शुरू कर देता है, राइट। पॉजिटिव आउटपुट देना शुरू कर देता है, और वहां पे हमें जो है वो एंजॉयमेंट वहां से हमें मिलनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन। तो अपनी डायरी को आप आज से एक आदत डाल लो कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो 5 से 10 मिनट एक पॉजिटिव सजेशन दो। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा, एक तो पहला फायदा हुआ कि आपके विचार आपकी कॉपी में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो आपकी निगेटिविटी आप उनको देखकर उनको हटा सकते हैं। दूसरा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, राइटिंग जब आप करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है, क्योंकि अब वो आपके विचारों को सामने से देख सकता है, उसकी इमेज को ग्रहण करता है। हमारा माइंड जो होता है वो इमेज को कैरी करता है, हमारी चित्र को जो है वो खींच के अंदर डालता है। हम सिर्फ इमेजिनेशन के भाव में सब चीजों को समझते हैं, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो इस इमेज को अंदर लेकर जाएगा। तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा फायदा यहां पर हमें ये मिल गया, राइट। तो अब हम लोग जो है वहां हम डायरी पे बात करना शुरू करेंगे कि हम डायरी पर हम सबसे पहले जाएं।
दूसरा, अगर आपको डायरी लिखने की आदत नहीं है तो यू कैन गो, आप क्विकली जो है प्ले विद नंबर्स, यानी नंबरों के साथ खेलना शुरू करिए। क्या करना है, सिंपली आंख बंद करिए और सिंपल जो है, अगर आपको मेडिटेशन में मन नहीं लगता, आपका डायरी लिखने में मन नहीं लगता, तो आप प्ले विद नंबर्स। आप सिंपली एक काम करिए, 100 से 1 तक उल्टा गिनना, मन में इमेजिनेशन पे, बिना बोले 100 to 1 आने की कोशिश करिए। इमेजिनेशन करिए आप भावों के बीच में 100, 99, 98, 97, 96, अब बिना बोले, ठीक है, आप उसकी इमेजिनेशन करते हो, उल्टा आने की कोशिश करिए, ठीक है, उल्टा आने की कोशिश करिए। कहां से, 100 to 1। इसके बाद आप 2 से इंक्रीजिंग का एक सीरीज बनाइए, अंदर 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से, और उनको इमेजिन करते जाइए, उनको देखते जाइए अपने दिमाग के बीच में। फिर आप 3 से इंक्रीजिंग ढूंढ लीजिए कि मुझे 3 से इंक्रीज करना है, ठीक है, 3, 6, 9, 12, इस तरह से उसको बनाते जाइए। एक और भी आप करिए, और थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करिए, आप 2 से इंक्रीजिंग और 3 से इंक्रीजिंग एक साथ लेकर चलिए, एक साथ, यानी कि 2, 3, 4, 6, 6, 9, इस तरह से आप एक साथ जो है दिमाग के अंदर एक साथ इमेजिनेशन लेके चलिए। उल्टा आइए, ठीक है, उधर 100 से वापस आइए, 2 और 3 के अंतर से वापस आइए। तो इस तरह से क्या होगा, अपने ब्रेन को आप चैलेंज कर रहे होंगे, ब्रेन चैलेंज हो रहा होगा, और किसी एक थॉट पर क्या होगा, जिस समय आप ये इमेजिनेशन कर रहे होंगे उस समय पूरी बात आपके जो है दिमाग के केंद्र में स्थित होगी, और वहां पर आप इसको इमेजिनेशन के साथ लेकर चल रहे होंगे। सो इस तरह से आप इसको क्या करिए, प्ले विद नंबर्स आप शुरू करिए, यानी कि अंकों के साथ खेलना, ठीक है। कैसे, मैंने बताया, अभी जैसे बैठ रहे हैं, थोड़ी देर शांत होकर बैठ के देखिए, आप अपना सामने कैमरा रख लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, आप देखेंगे आपका चेहरा ऐसा तना सा होगा, आपका पूरा ध्यान आपके केंद्रीय बिंदु पर होगा, दोनों भावों के बीच में होगा, और वहां 100, 98, 99, ठीक है, इस तरह 99, 98, 97, 96, इसको जो है करते जाइए, और उसके इमेजिनेशन को देखते जाइए, उसके फिगर को देखिए दिमाग में, बोलना नहीं है, मुंह से कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ उसके अंदर लेकर जाइए। कई बार आप नंबर स्किप करेंगे, आप देखेंगे 100 से 1 तक पहुंचते पहुंचते आपका दिमाग कितनी बार भटकेगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो है वो हार्डली आपको 8 to 10 मिनट्स देना है, और आपका दिमाग जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, यानी ये बीटा ब्रेन वेव से अल्फा ब्रेन वेव्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे कई स्टूडेंट इसको रेगुलर करते हैं, और आप भी अगर करेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब तीसरा मेथड है, जिनको थोड़ा मेडिटेशन में, प्राणायाम में थोड़ा इंटरेस्ट है, वो विच इज, अगर आपको आगे चलकर यात्रा, मेरे साथ यात्रा को अल्फा के आगे थीटा और बीटा की तरफ भी लेकर जाना है, क्योंकि ये जीवन पर्यंत की यात्रा है। जीवन में जैसे से आप आगे जाएंगे, सिर्फ यही एक परीक्षा नहीं है, अभी बहुत सी परीक्षाएं आपकी आनी है, ठीक है, हमारी बहुत सी परीक्षा, जीवन का नाम ही परीक्षा है। लाइफ का एक दूसरा सिनोनिमस जो होता है वो एग्जाम ही है, वो जीवन पर्यंत आपको एग्जाम देना पड़ता है। बहुत ही एग्जाम में सफल लोग होते हैं, वो रिश्तों में फेल हो जाते हैं, ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, जिससे प्यार करते हैं वो प्यार नहीं पा पाते, शादी होती है, शादियां टूट जाती, बच्चे उनके दुश्मन हो जाते हैं। तो जीवन के हर क्षण पर आपको एग्जाम देना है, तो कब तक भागोगे, तो तैयारी तो जीवन पर। अब आप एक ऐसे सेगमेंट में उतर चुके हो जहां तैयारी जीवन पर्यंत करनी है। परीक्षाएं आती रहेंगी, अलग अलग रूप में आते रहेंगे, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, रिश्तों में खटास पड़ जाती है, कलीग्स एक दूसरे के साथ गड़बड़ काम करते हैं, गलत केसेस में फंसा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि जीवन खत्म हो गया, उसके बाद परीक्षाएं हर दिन रोज आ रही होती। तो इसका मतलब हमें यह तैयारी अब जीवन पर्यंत तक करनी पड़ेगी। शरीर बूढ़ा हो जाता है, बच्चे बेदखल कर देते हैं, वृद्धावस्था भेज देते हैं, पूरे जीवन भर की यादों के साथ वृद्धावस्था में जाकर बैठ गए, खाने पीने को नहीं है, अपने ही बच्चे उन्हें घर से निकाल दिया जिनके लिए जीवन भर मर मर के काम किया। तो अंतिम सांस तक आपको परीक्षा देनी है, उसके बाद भी परीक्षा शरीर देता है कि उसकी अंतिम क्रिया होगी कि नहीं होगी। यह भी जो है बड़ा महत्वपूर्ण। और इस संसार से जाने के बाद कुछ यादें छोड़कर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कुछ सीख छोड़कर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये परीक्षाएं अनंत चलेगी, तो इनके लिए अनंत काल तक तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी जब तक ये शरीर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं उसको। तो अगर एक तीसरा सेगमेंट है जहां पर जिनको थोड़ा सा आगे इससे आ कि मुझे थीटा में क्यों नहीं जा सकता, अपनी इमेजिनेशन को बहुत विविड क्यों नहीं कर सकता, विवेकानंद की तरह फोटोग्राफिक मेमोरी क्यों नहीं जनरेट कर सकता, सो लेट इट बी, चलिए देखते हैं। और वो हमारा होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी कि जो है वो हम एब्डोमिन के माध्यम से ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। सिंपल है, आप एकदम शांत होकर चेयर पे बैठ जाए, पढ़ने बैठे हैं आप, बैठ जाए उस पर और अपने पेट पर अपना हाथ रख लें। हम सांस बेसिकली चेस्ट में, जब हम एजिटेटेड गुस्से में होते हैं तो हम चेस्ट से सांस लेते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे तमाम इस तरह के अपने मेडिटेशन के सेशन डाल रखे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, ओजांग सर के नाम से है, वो आपको मिल जाएगा, और वहां पर जाकर आप जो है मेडिटेशन के सेशन IGTV में आप देख सकते हैं। तो आप जब गुस्से में होते हैं, आप देखिए आपका चेस्ट इस तरह से कि मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया भर की आप धमकी देते हैं उसको। नहीं, आप जब शांत होते हैं तो आपका चेस्ट मूवमेंट ही नहीं करता, आपकी ब्रीदिंग आपके एब्डोमेन में जाती है। तो आप सिंपली अपना हाथ जो है वो क्या करिए, अपने पेट पर रखिए, बिना चेस्ट को मूवमेंट किए श्वसन करिए, आंख बंद, सांस को हल्का इनहेल
जब आप सांस अंदर ले तो एक महसूस करें कि एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही, ब्लू लाइट अंदर जा रही है, और नासिका यानी कि अपने नासाग्र से, जिसे हम लोग नासाग्र यानी कि नोस्ट्रल्स कहते हैं, वहां पर उस एनर्जी को अंदर प्रवेश करते हुए देखें। एनर्जी रूट कैसे करती है? एनर्जी नासाग्र से होते हुए यानी कि नाक से होते हुए ये आज्ञा चक्र से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक जाती है। ये ब्रह्मरंध्र है हमारा, तो आज्ञा चक्र से होते हुए यानी कि ये जो हमारा सेगमेंट है जहां पर हम जो है वो अपना यहां पर भौं के बीच का स्थान है, यहां से वो आगे बढ़ते हुए कहां जाती है? ब्रह्मरंध्र तक जाती है। और इस फिर स्पाइन के साथ होते हुए आप उसका पूरा रूट उसको ऑब्जर्व करें, स्पाइन के साथ होते हुए धीरे 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 वो मूलाधार यानी सबसे निचले हिस्से में, स्पाइन के सबसे निचले हिस्से तक जाती है। तो ये हमारी एनर्जी का रूट है। ठीक है, तो ये गया एनर्जी, आपने सांस लिया, आपका पेट ऊपर और नीचे होगा, चेस्ट ऊपर नीचे नहीं होगा। तो धीरे धीरे सांस लेना है और सांस छोड़ना, ये बहुत ही मेथड है जो आगे की यात्रा आपकी तय करेगी। सांस अंदर लिया, आपने देखा कैसे आपकी जो एक नीली रोशनी है वो नॉस्ट्रिल से होते हुए आज्ञा चक्र को ज्वलंत करते हुए उसमें बल्ब सा जल रहा है, चमक आ रही है, और ब्रह्मरंध्र यानी कि जो कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करता है ब्रह्मरंध्र से होते हुए स्पाइन को पकड़कर पूरी स्पाइन में आप देखिए कि सिल्वर कॉर्ड यानी कि एक चमक आ रही है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वहां पर एक जो है वो सिल्वर कलर की चमक चल रही है, और चमक से होते हुए मूलाधार जो हमारा स्पाइन का बेस है वहां जाकर इकट्ठा हो रही है। तो ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी इनहेल एक चक्र हुआ, और फिर आपके अंदर जो निगेटिव थॉट लगातार जल रहे थे, बर्न हो रहे थे, उनसे काला धुआं निकल रहा है, फिर सेम मार्ग से उस काले धुएं को आप क्या कर रहे हो? बाहर निकाल रहे हो नोस्ट्रिल से। तो आपके अंदर की जो निगेटिविटी आप फील करो कि वो निगेटिविटी, वो काला धुआं, वो एसिड जो है वो बाहर निकल रही है। ये प्रक्रिया कम से कम 20 से शुरू करिए, 20 से 1, 20 से धीरे धीरे करके 1 तक आइए। ठीक है, तो एक पूरा सेशन इनहेल और एक्सेल एक चक्र हुआ, इनहेल और एक्सेल फिर दूसरा चक्र हुआ। तो इस तरह से आप जब आएंगे, आप कोशिश करके देखिएगा, आप 20 से 17 16 तक पहुंचते पहुंचते आपका दिमाग भटक जाएगा, आपका कोई ना कोई थॉट आपको लेके निकल जाएगा, बट कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। आफ्टर इसमें जो है वो हो सकता है कि आप 12-14 मिनट भी आप रुक जाएं। अगर आप रुकते हैं तो घबराने की बात नहीं है, अगर ध्यान बैठ गया तो फिर आप ये समझिए कि आप पढ़ाई भी 2-2 घंटे लगातार कर ले जाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान की अवस्था में पढ़ेंगे, मतलब आप इमर्स हो जाएंगे अपने जो है वो जो आपका कंटेंट है उसकी किताबों के साथ आप बहुत गहराई से बैठ जाएंगे। तो अगर आप ये चीज कर लेते हैं तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो ये 3 मेथड मैंने आपको बताया। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में 1 मेथड बताया था, अब मैं 3 मेथड बता रहा हूं, अपने हिसाब से आप कोई भी चूज कर लें। एक, टेल टू योर डायरी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, डायरी तुम सुन लो। ठीक है, तो ये मेथड मैं सालों से अपनाता चला रहा हूं और मेरे लिए बहुत ही बेस्ट मेथड है। मुझे लिखना अच्छा लगता है, अपने विचारों को पढ़ना अच्छा लगता है, और धीरे धीरे खासतौर पे मेडिटेशन में जाने से पहले मैं इसको कर लेता हूं ताकि जितना कूड़ा मैं वहां पे रख दूं, ठीक है, और फिर मैं शांत हो सकूं। दूसरा, प्ले विद योर नंबर्स, नंबर के साथ आप प्ले करिए जब भी बैठिए आप इसके साथ। और तीसरा मेथड होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आप पहले ब्रीदिंग का सही टेक्निक सीखिए, आपकी जितना भी टेंशन है, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब का इलाज यहां पर है। आप ब्रेथ पे कंट्रोल कर लेंगे। प्राणायाम कहता है कि जब प्राणों का आयाम होता है तो ये तमाम अंदर की जो तकलीफें हैं वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। संसार में सबसे मुश्किल होता है स्वयं को देखना। ईश्वर भी देखिए क्या है मजेदार, कितना उसने जो है विहंगम चीजें बनाई हैं। उसने समस्त ज्ञान और समस्त समाधान हमारे अंदर डाल दिया है, ठीक है, लेकिन हमारी आंखें बाहर की तरफ दे दी हैं। मतलब हम संसार को देख सकते हैं, हम संसार को अनुभव कर सकते हैं, कान बाहर की बात सुनता है, आंखें बाहर की चीजें देखती हैं, त्वचा बाहर के हर अनुभव को महसूस करती है, लेकिन समस्त ज्ञान अंदर डाल दिया है। तो सारी चीजें, सारे समाधान हमारे अंदर हैं, और हम पूरी दुनिया में जो है वो लोग हम सारी चीजों का समाधान, मोटिवेशन खोजते हैं। अरे तुम्हें इंस्पायर होना है, मोटिवेट नहीं होना है। मैं कोई मोटिवेटर स्पीकर नहीं हूं। कई लोग कहते हैं बहुत अच्छा मोटिवेट कर, नहीं करता। मैं समाधान लेकर आता हूं। मैं एनएलपी ट्रेनर हूं, मैं मोटिवेटर नहीं हूं। तुम्हें मेरी आवाज की ऊंचाई से, एनर्जी से हो सकता है महसूस हो। ये एनर्जी इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत पैशनेट हूं। मैं ये चाहता हूं कि तुम जीवन में जहां भी खड़े हो, मेरे भारत का हर निवासी, मेरे भारत का हर नागरिक एक अपने आप में सशक्त नागरिक है। मैं भारत को उसी स्वर्णिम अवस्था में देखना चाहता हूं जहां के लिए वो बना है। ठीक है, तो मैं अपने कंट्री पे, अपने लोगों पे बहुत गर्व करता हूं। और एक शिक्षक होने के नाते अगर मेरे जीवन में, मैं पूरे जीवन भर में 100, 50, 1000, 10,000 जितने भी लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आ पाया, अगर मैं लेकर आ पाता हूं तो मेरे जीवन का वही मकसद है, वही उद्देश्य है कि मेरी बातों को सुनकर अगर आप किसी और से जाकर कहते हो कि हां हमारे जीवन में ये पॉजिटिव चीजें हैं, हम नेगेटिव चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम भारतवंशी हैं, हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस जो है वो एक गौरवशाली अतीत का हिस्सा रहे और हम पुनः अपने आप को संसार में वही जगह स्थापित कर सकते हैं। हमारे दुश्मन जो है वो जाति और धर्म नहीं है, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं, हमारा दुश्मन बड़ा कॉमन है। हम गरीबी में, हमारे अभी भी बहुत भाई बहन भूखे सोते हैं, हमारे बहुत से अभी जो है छोटे बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाते, हमारी बच्चियों को शिक्षा नहीं मिलती है, उनको बहुत कम उम्र में विवाह का सामना करना पड़ता है, अत्याचार का सामना करना पड़ता है, उनको समानता नहीं मिली। हमारे सामने बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं जो धर्मों, जातियों, क्षेत्रों, भाषाओं, इन सबसे बहुत ऊपर है।
तो मेरा जो विजन है वो उस चीज के लिए, मेरा जो विजन है वो उसके लिए मैं यहां पर इसलिए बात करता हूं, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इस पूरे महत्वपूर्ण मुद्दे पे बहुत ऊर्जा के साथ आता हूं, क्योंकि ये बात यहां से कंठ से नहीं निकल रही है, ये यहां से निकल रही, हृदय से निकल रही है, और शायद हृदय से कहीं अंदर एक आत्मा के स्रोत के रूप में वो अनवरत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब कोई चीज आत्मा की गहराइयों में पहुंच जाती है, जब कोई स्वप्न तुम्हारी आत्मा उसको ग्रहण कर लेती है, तो फिर वहां ऊर्जा के अधिक होने या ऊर्जा के कम होने का संबंध खत्म हो जाता है, फिर वो एक कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और मैं लगातार इस मंच पर यही प्रयास कर रहा हूं कि हम भारतवंशी, आप में से हो सकता है 1000 लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उसमें से 50 को ये बात अच्छी लगे, 950 को बुरी लगे, कोई बात नहीं है। मैं 50 लोगों को अपनी बात पहुंचा पाया, उनके हृदय में एक बीज अंकुरण कर पाया कि हम उस महान परंपरा के वंशज हैं, हम उस महान देश के हिस्से हैं जिसको हमें फिर से महान बनाना है। हम अतीत पर लगातार वर्तमान को जो है वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन उस पर बना नहीं सकते। ये निर्माण सतत करना पड़ता है, हर पीढ़ी को अपने इस देश के निर्माण की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हम उसको लेकर आज हम उसका रोना नहीं रो सकते। हम अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना क्या योगदान देंगे, हम केवल उस पर बात कर सकते हैं। और रुझान काइस एकेडमी लगातार यही प्रयास कर रही है कि अपने छात्रों के अंदर हम कम से कम उन बातों को लेकर आ सके जो कल को वो जहां पर भी रहे वो राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी करें, क्योंकि ये एक अवस्था है, हर पीढ़ी को अपना उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है, और जो पीढ़ी अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा पाती वो राष्ट्र की दीवारों में ढेर सारे खोखले छिद्र पैदा कर देती है, और राष्ट्र की दीवारें क्या हो जाती हैं, हिल सी जाती हैं। तो लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं यहां पर कि आप सशक्त रहें, आप अपनी चुनौतियों से लड़ें। बहुत सी परीक्षाएं भी आपके सामने आ रही हैं, मैं नहीं चाहता कि आप यूपीएससी नाम की एक परीक्षा से डर कर बैठ जाएं। आप इसको बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जाएं और इसको फोड़ कर निकल जाएं गेट को, और बोले कि अब आईएएस बनने के बाद असली चुनौती मेरी शुरू होती है, जब मुझे जीवन में उतरना पड़ेगा, जब तुम्हें वास्तव में लोगों की गरीबी को निपटाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जब तुम्हें दूषित राजनीति से लड़ना पड़ेगा, जब तुम्हें उस बच्ची का हक उसे दिलाना पड़ेगा, जब तुम्हें उस महिला को न्याय दिलाना पड़ेगा। लड़ाई तब शुरू होगी जब तुम्हें अपनों से लड़ना पड़ेगा, जब तुम्हें अपनी अंतरात्मा से लड़ना पड़ेगा। युद्ध वहां पर होगा और उस युद्ध में तुम विजेता बन के निकलो। लगातार मेरा यही प्रयास है, मैं यही लगातार करने की कोशिश कर रहा हूं। इस एग्जाम से डरने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इस एग्जाम के लिए जो मूलभूत चीजें हैं मैं लगातार उसको करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप सुधरे, आप आगे जाएं, आप अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करें, आप अपने आप को निर्देशित, अपने आप को जो है एक गाइडेड मिसाइल की तरह समझे कि आपको जाना है, क्योंकि आगे आपकी लड़ाई इन्हीं शिक्षाओं को लेकर जो आपके माता पिता ने, आपके पूर्वजों ने, आपके संस्कारों ने, आपके टीचर ने जो दी है, मैंने जो दी है, उनको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और युद्ध में, उस युद्ध में आप अकेले होंगे और उस युद्ध से ही आपकी पहचान सुनिश्चित होगी। तो लड़ना है हमें वापस अपने राष्ट्र को उसी तरह से महान बनाना है, और लगातार हम यही प्रयास कर भी रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुंची होगी, और आप जहां भी रहिए हिम्मत के साथ रहिए। आलोचनाएं होती हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरी क्लास के बच्चों को मैंने बहुत एक्सपोजर दे रखा है कॉन्सेप्टर में। आज वो 35 से ज्यादा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जहां पर कभी आपने देखा होगा हमारी एक बच्ची है गांव की, और वो आज बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों पर जो है वो वीडियो बना रही। बहुत से ऐसे बच्चे जो है नए नए वीडियो बना रहे हैं, जलवायु प्रदूषण को लेकर, क्लाइमेटिक चेंजेस को लेकर, समुद्री प्रदूषण को लेकर, रोज नए नए टॉपिक्स पे जो है बात कर रहे हैं। तो उसमें एक मैसेज आया, उसमें एक बच्ची को जो है वो बहुत ही गंदा कमेंट किसी ने कर दिया, ठीक है, कि भैया ये सबसे कुछ नहीं, सिलेक्शन होता है। तो मैंने उसको समझाया कि ये हीट तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण यही होता है, जब तुम व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में जाते हो तो संसार में 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं। पहले लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, मजाक उड़ाते हैं, बेकार की बात कर रही है, क्या आईएएस बनेगा, तो शुरुआत में मजाक बढ़ाते हैं। आज उसके पास 2000 व्यू आ गए हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, लोग देख रहे हैं वो डेली कुछ अच्छा कर रही हैं, तमाम मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो पहले क्या होगा, पहले आपका मजाक उड़ेगा, फिर आपका विरोध होगा। तो मैंने कहा बेटा ये तुम विरोध की अवस्था में पहुंच गई हो, अंदाजा लगाओ। इस चैनल, इस वीडियो को भी बहुत लोग डिसलाइक करेंगे, भले चाहे मैं राष्ट्र की बात क्यों ना करूं, मैं उनको चाहे उनके मन की गहराइयों में जाकर क्यों ना समझाऊं, उनका सॉल्यूशन क्यों दूं। वो जान रहे हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये सही जो है वो लाइन दे रहा है, फिर भी उसको डिसलाइक करेंगे, फिर भी जो है निगेटिव कमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो विरोध बहुत आवश्यक है, विरोध के बिना सफर का मजा ही नहीं है। और तीसरे में वो फिर आपके पीछे पीछे हो लेंगे, आपका समर्थन करेंगे, बोलेंगे हमें तो पहले ही पता था, जिंदाबाद जिंदाबाद ये करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा होते हैं, इसको चीज को समझ लेना, याद कर लेना। तो इसके साथ चलोगे तो फिर आगे जो है, मैंने उस बच्ची को समझाया कि हताश होने की जरूरत नहीं है, ट्रोल्स है, इनका काम यही है, इसी पे इनका जीवन यापन, ये परजीवी है, ये परजीवी, उनके परजीविता चलती है।
तो आपको जो है वो क्या करना, पॉजिटिव अपनी एनर्जी बनाए रखनी है। मैंने कहा कि तुम्हें बहुत अच्छी बात है, गोजांग का इस एकेडमी ने आज तुम्हें इस हीट को महसूस करा दिया कि कल जब समाज में जाओगी और समाज में तुम्हारे अच्छे कामों के लिए भी तुम पर आरोप लगेंगे, तब तुम्हें जो है वो इस हीट को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन आज तुम अगर यहां मजबूत हो, आज तुम्हारा शिक्षक तुम्हारे साथ है, तो कल तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। यह एक सबसे बड़ा गुण होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसी तरह से अपने व्यक्तित्व को मजबूत करोगे। व्यक्तित्व का कोई मशीन नहीं होती है, व्यक्तित्व की कोई गोली नहीं होती है, कोई जो है दवाई नहीं होती है। वो हमेशा अपने हालात से लड़कर उभर कर सामने आने की प्रक्रिया ही व्यक्तित्व बनने की प्रक्रिया कहलाती, पर्सनालिटी फॉर्मेशन हमारा कहलाता है।